एपिसोड 219। यद्यपि वह शाही योद्धा को मारने में असफल रहा, लेकिन लिंगजियो बहुत दुखी था। हालांकि अब भी बच निकलना जरूरी है। शरीर छाया में बदल गया और छाया कदमों से दूर भाग गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि इस छिपे हुए हमले से जुड़वा आत्माएं तुरंत उड़ गई थीं। तभी ये भयानक आघात सीधे उसकी पीठ पर लगा। पफ! उसने सचमुच मुंह भर खून थूक दिया। अधिक मजबूत। यद्यपि वह येन और यान क्षेत्र के 15वें स्तर पर दुश्मन नहीं है, यह आदमी स्पष्ट रूप से शाही योद्धा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और उसके पास कुछ खजाना होना चाहिए, अन्यथा हमला इतना क्रूर नहीं होगा। क्योंकि यह पूरी तरह से उसके बचाव को नजरअंदाज कर गया और सीधे उसके शरीर के सबसे कमजोर आंतरिक अंगों पर हमला किया। लिंगजियाओ ने घने जंगल में कलाबाजी की, अंधेरे जंगल में भारी सांस लेते हुए। ऐसा लगा कि इस बार चोट वाकई गंभीर थी। ये सौभाग्य की बात है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई। जुबानजी के शरीर की ताकत वास्तव में अतिरंजित नहीं है। वह अभी मरा नहीं है। जिस व्यक्ति ने छिपकर हमला किया था, वह निश्चित रूप से थोड़ा हैरान था। उसका हमला एक तैयार किया हुआ हमला था, और यह कोई बहुत सम्मानजनक हमला नहीं था। जादुई हथियार की शक्ति का उपयोग करके आप सीधे रक्षा से बच सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी की रक्षात्मक मार्शल आर्ट, शरीर सुरक्षा ऊर्जा, कवच और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। लेकिन फिर भी उसने दूसरे पक्ष को नहीं मारा। वह गंभीर रूप से घायल है। डरो मत, उसके पास आओ। आगंतुक ने उस स्थान को उदासीनता से देखा जहां लिंगजियो गिरा था। वहां की सारी वनस्पति पर खून फैला हुआ था। हालांकि लिंगजियाओ मरा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। अब ये बिना किसी कार्रवाई के भी आसानी से हल किया जा सकता है। इस बार स्वर्गीय दानव संप्रदाय के योद्धाओं ने संकोच नहीं किया, जिनमें येनयान क्षेत्र के 14वें स्तर का शाही योद्धा भी शामिल था। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से लिंगजियो को मारा जाना, खून की उल्टी करना और गिरना देखा था। उनका दृढ़ विश्वास था कि लिंगजियो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनके चेहरों पर विजयी मुस्कान थी। वे सभी इकट्ठे हुए और उस स्थान को घेर लिया जहां लिंगजियो गिरा था। यदि इस बेटे को खत्म नहीं किया गया तो परिणाम अंतहीन होंगे। 72 स्वर्गीय दानव पंथ योद्धाओं की इतनी संख्या में मृत्यु हो गई कि येनयान क्षेत्र के 14वें स्तर पर 3 शक्तिशाली पुरुषों को भेजकर ही उन्हें गंभीर रूप से घायल किया जा सका। यदि आप इस आदमी को अभी नहीं मारेंगे तो बाद में उसे मारना शायद अधिक कठिन हो जाएगा। ये बिल्कुल असंभव भी हो सकता है। उन्हें पाया, किसी ने चिल्लाकर कहा। घास के एक जर्जर टुकड़े पर लिंगजियो शर्मिंदगी की स्थिति में पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह हिलने में असमर्थ था। नया स्वामी उड़कर आया, वहां लेटे लिंगजियाओ को मजाक करते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम अच्छे हो। तुम वास्तव में अच्छे हो। तुमने अपनी ताकत से हम में से बहुतों को मार डाला। हमारे नेता आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और सोचते हैं कि आप उस छोटे से बच्चे से अधिक प्रतिभाशाली हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और दानव संप्रदाय के सदस्य बन जाओ। पिछली शिकायतें मिटाई जा सकती हैं, क्या ऐसा है? राक्षस संप्रदाय में शामिल हो। ठीक है, जब तक आप मुझे राक्षस संप्रदाय का नेता बनने देंगे। लिंगजियाओ ने उपहास किया। जब मौत निकट होती है तो तुम सचमुच जिद्दी हो जाते हो। यद्यपि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, क्या तुम दानव संप्रदाय के नेता बनने के योग्य हो? आदमी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के कुछ बड़े लोग भी स्वर्गीय दानव संप्रदाय में शामिल होने के बाद केवल सबसे निचले स्तर के सेवक हैं। यदि आप स्वर्गीय दानव संप्रदाय के आधिकारिक सदस्य बन जाते हैं, तो वे पहले से ही आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। फिर भी लिफाफे को आगे बढ़ाने की हिम्मत। चूंकि तुम सहमत नहीं हो, तो भूल जाओ। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम लोग कौन हो? मुझे लगता है कि तुम सभी जातियों के योद्धाओं में से हो। तुम शैतान के साथ कैसे मिलीभगत कर सकते हो? लिंगजियाओ ने फिर पूछा। तुम मरने वाले हो और इतनी बकवास बातें करते हो, इसलिए मूर्ख बने रहो। आदमी ने व्यंग्य किया। चूंकि लिंगजियाओ ने दानव संप्रदाय में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बस उसे मार सकता था। क्या मूर्ख है। अफसोस की बात है कि आज मरने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। लिंगजियो की अभिव्यक्ति अचानक बहुत क्रूर हो गई और उसका शरीर काली रेखाओं से ढक गया, मानो कोई राक्षस पैदा हो रहा हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे उन्हें करने के लिए मजबूर करते हो। अगर तुम मर जाते हो
तो मुझे दोष मत देना। लिंगजियो ने अपने चारों ओर खड़े दानव पंथ के सदस्यों को उदासीनता से देखा। उसकी ठंडी आंखों में काले शिलालेख चमक रहे थे। हवा शक्तिशाली राक्षसी इरादे से भरी हुई थी। पूरा जादुई पर्वत इस राक्षसी इरादे से उत्साहित लग रहा था। क्या चल रहा है? स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सभी योद्धा राक्षसों के कब्जे में हैं, लेकिन वे वास्तव में लिंगजियो के भयानक राक्षसी इरादे के सामने डर से कांप रहे हैं। आप शैतान में विश्वास करते हैं, और जब आप धर्म में शामिल हुए तो आपने अपनी हर चीज शैतान को समर्पित करने की कसम खाई थी। इसलिए आज आपके लिए बलिदान देने का समय है। आप सभी को राक्षस के जागरण के लिए बलिदान बनना चाहिए। जैसे ही लिंगजियाओ ने बात की, भयानक राक्षसी इरादा और भी भयानक हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। चारों ओर एक काली आभा थी। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सभी योद्धाओं के हाव भाव एकदम बदल गए। जब उन्होंने लिंगजियो को देखा तो उनकी आंखों में चिढ़ाने और गुस्से की जगह भ्रम और भय का भाव आ गया था। पहले दिन के दानव राजा, बाहर आओ। लिंगजियो के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसने धीरे धीरे अपना वाक्य शब्द दर शब्द पूरा किया। ठंड के मौसम की तरह शैतान की मुहर तुरंत खुल गई। एक काला जादू का नमूना अचानक उसके माथे से निकला, आकाश को चीरता हुआ और दानव पर्वत को ढकने वाली काली बाधा को तोड़ता हुआ। तभी आसमान में एक काला बादल दिखाई दिया। काले बादल छा गए, रक्तलाल चंद्रमा को ढक लिया और पूरी दुनिया अंधकार में हो गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत अचानक आ गया हो। लिंगजियो का शरीर ऊपर उठा और काले बादल में लिपटा हुआ था। शून्य में एक भ्रामक आकृति उभरी। यह आकृति सैकड़ों मीटर ऊंची थी और इसका विशाल शरीर एक अन्य दानव पर्वत की तरह वहां खड़ा था। स्वर्गीय दानव पंथ के योद्धाओं ने इस भयावह दृश्य को देखा और उनके दिल बेतहाशा कांप उठे और उनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जो कांप न रहा हो। मृत्यु की छाया छा गई और ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल लिंगजियो ही मौजूद है। क्या हुआ? उस पर शैतान का साया था। सभी लोग मुझे बताएं कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। स्वर्गीय दानव पंथ के कुछ सदस्य वास्तव में जमीन पर घुटने टेककर लिंगजियो को प्रणाम करते रहे। उनकी नज़र में लिंगजियो एक सच्चा दानव देवता बन गया है। इस समय वह एक राक्षस राजा है जो स्वर्गीय दानव पंथ के नेता से भी अधिक भयभीत करने वाला अस्तित्व है। हवा में लटके लिंगजियाओ ने अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी ताइची आंखें और 3 पत्ती वाली दानव पुतलियां गायब हो गई हैं और उनकी जगह रक्त लाल राक्षसी आंखों की एक जोड़ी आ गई है। उल्टी पुतलियां भयानक राक्षसी इरादे से भरी हुई हैं। स्वर्गीय दानव पंथ के सदस्य जो स्वर्गीय दानव की पूजा करते हैं, उनकी आत्माओं का पूरी तरह से दमन कर दिया गया है। आंखों में दानव पुतलियां, स्वर्गीय दानव में परिवर्तित हो गया। पीछे विशाल प्रेत। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। ये सब कुछ क्षण भर में हुआ, लेकिन इससे सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। लिंगजियाओ के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यह अब भी उसका शरीर था, लेकिन उसकी आंखें और बाल अजीब हो गए थे। उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल हवा के साथ हिल रहे थे। उसकी 2 रक्तलाल राक्षसी आंखें सभी को भयभीत कर रही थीं। वह आदमी पागल है। वह स्वर्गीय दानव राजा के वश में होकर उसकी कठपुतली बनना चाहता है और वह हम सभी को मारना चाहता है। दृष्टि की दृष्टि से शाही योद्धा निश्चित रूप से शक्तिशाली है। उसने एक नज़र में लिंगजियाओ की वर्तमान स्थिति देख ली। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? अगर वह जानता तो क्या वह जीत सकता था? यदि उसे पता चल जाता तो वह और अधिक भयभीत हो जाता, क्योंकि अब उनका सामना किसी प्रतिभाशाली योद्धा से नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्वर्गीय दानव राजा से है। एक राक्षस जो शून्य को पार कर जुबान क्षेत्र में आया। इस राक्षस की अपनी चेतना और अपनी क्षमताएं हैं। वे विरोधी कैसे हो सकते हैं? इस समय वे ये भी चाहेंगे कि लिंगजियो इस शक्ति को नियंत्रित कर सके, ताकि कम से कम स्वर्गीय दानव राजा लापरवाही से कार्य न कर सके। बेशक ये सिर्फ उनका विचार है। लिंगजियाओ एक लापरवाह व्यक्ति नहीं है। यद्यपि उन्होंने जोखिम भी उठाया, लेकिन उन्होंने प्रत्येक साहसिक कार्य के लिए अच्छी तरह तैयार रहने की भी कोशिश की। इस बार वह पूरी तरह तैयार थे। वास्तव में जब विशाल काली छाया ने 7 राक्षस राजाओं को उसके शरीर में बंद कर दिया, तो वह सोच रहा था कि इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। आखिरकार ऐसी शक्ति को अप्रयुक्त छोड़ना बर्बादी होगी। आज जब वह एक शक्तिशाली शत्रु का सामना कर रहा था, तो उसे अंततः एक अवसर मिल ही गया। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का उपयोग स्वर्गीय दानव राजा की शक्ति को कमजोर करने के लिए कर सकता है। वास्तव में
सुरक्षा के लिए उसने केवल पहले स्वर्गीय दानव राजा को ही रिहा किया। उसने अन्य 6 स्वर्गीय दानव राजाओं को नहीं छोड़ा क्योंकि उसे डर था कि वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा और कठपुतली बन जाएगा। स्वर्गीय दानव राजा की चेतना को कभी कम मत समझो। यद्यपि स्वर्गीय दानव राजा 7 भागों में विभाजित था, फिर भी उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि भले ही इस समय लिंगजियो प्रथम स्वर्गीय दानव राजा की चेतना द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं था, फिर भी वह प्रभावित हुआ था। अपनी राक्षसी दृष्टि से वह सभी जीवित प्राणियों को तुच्छ समझता था तथा प्रत्येक वस्तु को घास के समान समझता था। तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंगजियो ने अपना मुंह खोला और ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज बहुत अजीब थी। इसका एक भाग उसकी अपनी आवाज थी और दूसरा भाग स्वर्गीय दानव राजा की आवाज लग रही थी। दोनों आवाजें आपस में मिल गईं। एक ठंडा और साफ था, दूसरा राजसी और दबंग था। इस आवाज ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सभी सदस्यों को आतंक की छाया में उलझा हुआ महसूस कराया और वे बच नहीं सके। हाँ, वे लिंगजियो को मारना चाहते थे, लेकिन अब क्या वे सचमुच लिंगजियो को मार सकते हैं? बलिदान, बलिदान। लिंगजियो के मुंह से एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण आवाज आई। आसमान में काले बादल छा गए। राक्षसी ऊर्जा बढ़ गई। संपूर्ण विश्व मृत्यु की अशांत सांस से भर गया था। लिंगजियो का हाथ धीरे से उठाया गया। उसके पीछे सैकड़ों मीटर ऊंचे विशालकाय प्रेत ने भी उसी समय अपना हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश इस ताड़ के पेड़ से ढका हुआ है। फिर लिंगजियो का हाथ धीरे से दबाया गया। उसी समय विशाल प्रेत भी नीचे दबा, मानो काला आकाश ढह गया हो, शून्य में काली बिजली चमकने लगी हो। लिंगजियो के पास खड़े लोगों का प्रतिरोध करने का कोई इरादा नहीं था। भयानक राक्षसी इरादे ने उन्हें वास्तव में खुद को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। आखिरकार ये न्यान क्षेत्र के 14वीं परत के 2 योद्धा बाकी योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थे। उनकी इच्छाशक्ति ने अस्थायी रूप से राक्षसी इरादे की क्षरण का प्रतिरोध किया। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत एक कर दी और एक जोरदार प्रहार किया। विशाल ताड़ का पेड़ काले बादल की तरह विलीन हो गया। वे खुशी से मुस्कुराए। हालांकि ये खुशी शायद कुछ सेकंड से भी कम समय तक ही रही होगी। काले बादल उमड़ पड़े और आकाश को ढकने वाला विशाल हाथ पुनः सघन हो गया और फिर वह बिना रुके नीचे गिरने लगा। दौड़ना। दोनों स्वामियों ने एक क्षण भी रुकने का साहस नहीं किया और मुड़कर दानव पर्वत की गहराइयों में जा गिरे। हालांकि चारों ओर घना अंधेरा था और अपनी दृष्टि से भी वे सही दिशा का पता नहीं लगा सके। वे केवल सिरविहीन मक्खियों की तरह इधर उधर भाग सकते थे। आकाश को ढकने वाले विशाल हाथ ने अभी तक थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन भयानक दबाव ने पहले ही लिंगजियो के सबसे करीबी राक्षस संप्रदाय के सदस्य के शरीर को विस्फोट कर दिया था। खून बह रहा था। ये राक्षसी शक्ति सचमुच बहुत भयानक थी। पहला राक्षस राजा वास्तविक राक्षस राजा है, हालांकि अंतरिक्ष सुरंग से गुजरते समय वह बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है। हालांकि एक दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। इसके अलावा लिंगजियो के शरीर में रहने से वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मृत्यु कुछ लोगों को होश में ला देती है। वे अभी मरना नहीं चाहते। राक्षस संप्रदाय में शामिल होने के पीछे उन सभी के अपने अपने उद्देश्य हैं। या बदला, या दबंग होना, या सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई खास लड़की पसंद आ गई है। संक्षेप में, वे सभी अपने दिलों में धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में चिंतित हैं। वे इस राक्षस राजा की बलि बनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। दौड़ना। मुझे नहीं मालूम कि किसने चिल्लाया, और जो लोग मरे नहीं थे वे दूर भाग गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि लिंगजियो, जो राक्षस राजा के कब्जे में था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे हरा सकें। इस समय उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि आकाश के विशाल हाथ ने अंततः जमीन पर थपकी दी। बूम! पूरा राक्षस पर्वत हिल गया और भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। राक्षस पर्वत पर दिखाई देने लगी। इनने भागते हुए राक्षस विश्वासियों का पीछा किया। विशाल ताड़ के नीचे राक्षस संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक योद्धा मच्छरों की तरह पटक पटक कर मारे गए। और से पीछा किए गए योद्धाओं को भी नहीं बख्शा गया। भय की चीखों के बीच उनके शरीर में काली बिजली कौंधी और एक क्षण में वे पूरी तरह कोयले में बदल गए। दहशत फैलती रही। दानव संप्रदाय के योद्धाओं को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वे किसी मानव योद्धा के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे सर्वोच्च और भयानक दानव राजा का सामना कर रहे थे। दुनिया को नष्ट करने वाला, रक्तपिपासु और निर्दयी। उसकी ठंडी आंखों में सब कुछ घास की तरह था। नहीं, एक निश्चित क्षण पर
एक योद्धा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक बड़ी थी। वह भयभीत होकर चिल्लाया, लेकिन वह अपना भाग्य बिल्कुल नहीं बदल सका। वह विशाल में समा गया और फिर उसे लगा कि उसके शरीर में भयंकर बिजली गिर गई है और फिर वह भय से बेहोश हो गया। लिंग जियाओ कभी भी किसी दुश्मन को जाने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वह रक्तपिपासु है, बल्कि इसलिए कि 7 महान राक्षस राजाओं के रहस्यों को, जैसे तानाशाह मार्शल सोल को, गुप्त रखा जाना चाहिए। एक बार लीक हो जाने पर इससे होने वाली परेशानी वास्तव में उसकी सहनशक्ति से परे हो सकती है। वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वह अपना शरीर पूरी तरह से 7 महान राक्षस राजाओं के नियंत्रण में नहीं सौंप देता, तब तक इस श्वेतबाग महाद्वीप पर अभी भी कई लोग होंगे जो उसे मार सकते हैं। जाहिर है, वह वास्तव में इस राक्षस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वह राक्षस का उपयोग करके इस शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। अंधेरी रात के आसमान में केवल 2 योद्धा ही हताश होकर भागते हुए बचे थे। उनमें से एक तियानहाई साम्राज्य का शाही स्वामी था, दूसरा नवागमनित यिनयान क्षेत्र 14वें स्तर का शिखर पावर हाउस था। इस समय उसके चेहरे पर वह अहंकार नहीं था जो पहली बार आने पर था। वह एक पराजित सेना की तरह शर्मिंदा दिख रहा था, एक हताश होकर भागते हुए चूहे के समान दयनीय। लिंग जियो ने दोनों आकृतियों को उदासीनता से देखा, अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर पकड़ने की एक हरकत की। उसके पीछे की डरावनी छाया ने भी वही हरकत की। आकाश को ढकने वाले 2 विशाल हाथ उसका पीछा कर रहे थे और जादुई पर्वत पर काली हवा प्रचंड रूप से चल रही थी। जू यू के मार्गदर्शन के बिना उनके लिए लिंग जियाओ की पकड़ से बचना असंभव होगा। नहीं, मत करो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तियानहाई साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मैं तियानहाई के राजा का भाई हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं राजकुमार युन हूँ। मैं तुम्हें यश, धन और सब कुछ दे सकता हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो फूल सी खूबसूरत है। मैं उसकी शादी भी तुमसे कर सकता हूँ। शाही योद्धा ने अपनी आखिरी हिम्मत खो दी है। वह एक बौने की तरह है जिस पर एक विशालकाय ने पैर रखा है और उसके पास केवल दया की भीख मांगने की क्षमता है। हालांकि लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। आकाश को ढकने वाले विशाल हाथ की गति और भी अधिक है। अंततः 2 हाथों ने शेष बचे 2 स्वामियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी हथेलियों में पकड़ लिया। मुझे बताओ, राक्षस संप्रदाय के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? मैं कहता हूँ, ये तियानहाई तानाशाह है, महामहिम तियानहाई साम्राज्य के युवराज। राजकुमार युन हताश होकर चिल्लाया। यह आदमी बस मौत से बहुत डरता है। वास्तव में ये पिछली लड़ाई से देखा जा सकता है कि वह केवल अपने अधीनस्थों को मरने देने की हिम्मत करता है, लेकिन वह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता है। बहुत बढ़िया, आपको अगले प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिलेगा। लिंग जियो की आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसमें चिढ़ाने और उपहास का भी संकेत था। उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम इस अगले प्रश्न का उत्तर दो। क्या दानव संप्रदाय ने मेरे आसपास छिपने के लिए किसी को भेजा था? हाँ, क्या तुम सोचते हो कि दानव संप्रदाय में हम सभी उस निकम्मे की तरह कमजोर और मौत से डरते हैं? मुझे मार दो, हमारा नेता मुझसे जरूर बदला लेगा। वह आदमी पागलों की तरह हंस रहा था। बेवकूफ, तुम्हें मारना एक खटमल को कुचलने जितना आसान है। लिंग जियो ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और अपने दाहिने हाथ की एक हल्की हरकत से दानव संप्रदाय के यिनयान क्षेत्र के 14वें स्तर के शिखर योद्धा को वास्तव में उस दिन कुचल दिया गया और फिर वह मौके पर ही गायब हो गया, मानो वह अंधेरे की शक्ति से पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया हो। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लिंग जियो ने फिर से शाही योद्धा की ओर देखा। मैंने कहा, मुझे मत मारो। जहां तक मुझे पता है, आपके द्वारा भेजे गए 2 समुद्री कबीले योद्धा ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप दोनों हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्य हैं। शाही योद्धा ने जल्दी से कहा, और क्या, लोंगहुआन माउंटेन से तियान हेलन और फैंग मो वो भी हैं। वास्तव में, भले ही आप इस बार मैजिक माउंटेन में न घुसे, फिर भी हम आपको मार देंगे। वे दोनों और 2 समुद्री योद्धा आपकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अगर कोई खबर होगी तो हमें सूचित किया जाएगा। जीवित रहने के लिए शाही योद्धा सचमुच कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आया। हालांकि मैंने तुम्हारे स्वर्गीय दानव पंथ के लोगों को मार डाला, लेकिन यह एक ईमानदार लड़ाई थी। तुम्हें मुझे इस तरह निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता जो बड़े काम करता हो। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। दरअसल इस मामले का नेता से कुछ लेना देना है। हमारे नेता को आपसे गहरी नफरत है।
ऐसा लगता है कि आपने उसके पिता और छोटे भाई को मार डाला है। मुझे वास्तव में विवरण नहीं पता है। उसका नाम क्या है? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं सचमुच नहीं जानता। शाही योद्धा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नेता का ठिकाना गुप्त और बहुत रहस्यमय है। केवल महामहिम युवराज ही उसकी असली पहचान जानते हैं। वैसे वह एक महिला है, यह मुझे पूरा यकीन है, और वह ज्यादा उम्र की भी नहीं है। आपसे ज्यादा 4 या 5 साल ही बड़ी होंगी। बस इतना ही मुझे पता है। महिला, मुझसे 4 या 5 साल बड़ी। ठीक है, मैं समझ गया। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति कौन था। उसने बहुत से लोगों को मारा है। हालांकि उसे पूरा भरोसा है कि उसने किसी को गलत नहीं मारा है, लेकिन उसके दुश्मनों के लिए बच्चे पैदा करना और उससे बदला लेना सामान्य बात है। इससे ये स्पष्ट होता है कि क्यों राक्षसी चच उसे इतना अधिक निशाना बना रहा है। तियान हेलान, फैंग मोवो और वे 2 समुद्री योद्धा, आप वास्तव में अधीर हैं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे लिंग जियाओ उन लोगों को जाने दे। उसके आसपास ऐसा खतरा होने से न सिर्फ उसे बल्कि उसके दोस्तों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कुछ है जिसकी वह कभी इजाजत नहीं देगा। और क्या जानते हो? मुझे सब बताओ। लिंग जियो के पास पूछने के लिए और कोई सवाल नहीं था, और उसने पाया कि पहले दिन राक्षस राजा की प्रतिक्रिया अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी, इसलिए उसे पहले इस समस्या को हल करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, कृपया मुझे जाने दो। शाही योद्धा ने प्रार्थना की। बेशक मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये चीज खानी होगी ताकि मैं चैन महसूस कर सकूं। लिंग जियो को लगा कि राजकुमार युन काफी मूल्यवान था। चाहे वह दानव संप्रदाय हो या शाही परिवार, यह आदमी बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक अमृत निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, इसे खाने से तुम झूठी मौत का नाटक कर सकोगे ताकि तुम पर संदेह न हो, लेकिन इस अमृत का मानव आत्मा पर एक निश्चित नियंत्रण प्रभाव होता है। सरल शब्दों में कहें तो, यदि तुम मुझे धोखा देने का साहस करोगे तो तुम तुरंत मूर्ख बन जाओगे। मैं इसे खाऊंगा। इस समय शाही योद्धा को अपने जीवन के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। लिंग जियो इतना शक्तिशाली है, तो क्या होगा अगर वह लिंग जियो का अनुसरण करता है? उसने गोली एक ही घूंट में निगल ली। लिंग जियो ने उसे बाहर फेंक दिया। शाही योद्धा ने मुंह में खून थूका। उसके शरीर की अधिकांश हड्डियां टूट गई थीं, तथा उसके आंतरिक अंगों से अत्यधिक रक्त बह रहा था। ऐसी स्थिति में यदि सब कुछ सामान्य होता तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता। लेकिन लिंग जियो द्वारा उसके शरीर की रक्षा के लिए दिए गए अमृत और लिंग जियो द्वारा उसके शरीर में ग्रहण की गई प्रबल आत्मिक शक्ति के कारण वह पूरी तरह से ठीक हो सका। अब तक लिंग जियो का पीछा कर रहे स्वर्गीय दानव पंथ के 73 सदस्यों में से 72 की मृत्यु हो गई और एक उसकी कठपुतली बन गया। यह उसकी दया का परिणाम था। प्रथम दानव राजा की शक्ति सचमुच भयानक थी। इस तरह के अंत ने खुद लिंग जियो को भी आश्चर्यचकित कर दिया। पफ! लिंग जियो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। अरे यार, प्रतिक्रिया और भी तीव्र होती जा रही है। तुम मेरे शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने चारों ओर देखा और फिर एक दिशा में भाग गया। आखिरकार ये जगह दानव पर्वत है। वह बहुत चिंतित था कि स्वर्गीय दानव पंथ फिर से उससे निपटने के लिए किसी को भेज देगा, इसलिए उसे वास्तव में सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। बेशक जाने से पहले उन्होंने 73 लोगों की सारी चीजें छीन ली। उनमें से 12 के पास भंडारण रिंग थे और उसने उन्हें ले लिया। ये सभी लोग बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कुछ इन्वेंट्री होगी। वैसे भी पहाड़ों और नदियों की उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए वह जो चाहे डाल सकता है और जितना चाहे ले सकता है। उसकी आकृति चमक उठी और एक पल के बाद लिंग जियो दानव पर्वत से सैकड़ों मील दूर एक बंजर पहाड़ में रुक गया, फिर एक गुफा में चला गया और प्रवेश द्वार को सील कर दिया। तभी उसने राहत की सांस ली। मुझे अपनी क्षमता से प्रथम दिवस दानव राजा को फिर से बंद करने का कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा यदि यह जारी रहा तो मैं अनिवार्य रूप से उसकी कठपुतली बन जाऊंगा, जो बहुत ही लाभहीन है। लिंग जियाओ बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह अभी तक प्रथम दिवस दानव राजा की शक्ति को एकीकृत नहीं कर सका था, इसलिए वह प्रथम दिवस दानव राजा को केवल एक भयानक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता था। यदि किसी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसे वापस रखा जाना चाहिए। इससे पहले तानाशाह मार्शल स्पिरिट ने लिंग जियो को 7 राक्षस राजाओं को सील करने में मदद की थी, लेकिन अब वह इसे केवल अपनी क्षमता से ही सील कर सकता है। वह पूरी सीलिंग प्रक्रिया जानता है। सवाल कि क्या वह इसे हासिल कर सकता है।
मुहर, लिंग जियो की राजसी आवाज गूंजी और तानाशाह मार्शल स्पिरिट का विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड उसके पीछे उभर आया। वह पहले दानव राजा को डराने के लिए तानाशाह मार्शल आत्मा पर भरोसा करना चाहता था और फिर उसे सील करना चाहता था। यह आसान हो जाएगा। तुरंत उसने अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त कर दिया और प्रथम स्वर्ग दानव राजा को अपने माथे पर लगी मुहर में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि दानव राजा है, वह एक छोटे से मानव योद्धा के सामने आसानी से कैसे झुक सकता था। वह भयानक राक्षसी इरादे के साथ बाहर निकला, लिंग जियो की इच्छा और तानाशाह मार्शल स्पिरिट की इच्छा के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इस समय तानाशाह मार्शल आत्मा उस भयानक आकृति में परिवर्तित नहीं हुई थी, इसलिए प्रथम स्वर्गीय दानव राजा का दमन उतना शक्तिशाली नहीं था। मेरी कठपुतली बनो मानव। पहले दिन दानव राजा को न केवल लड़ना था, बल्कि वह लिंग जियो की इच्छा को नियंत्रित करना और लिंग जियो के आत्मा सागर पर कब्जा करना भी चाहता था। लिंग जियो को पूरी तरह से अपनी कठपुतली बनने दो। इस तरह वह लिंग जियो के शरीर का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है। वह इस रहस्यमयी शरीर से वास्तव में संतुष्ट था और यहाँ तक सोचता था कि इसका भविष्य का स्वरूप उसके अपने वास्तविक शरीर से भी अधिक भयावह होगा। लिंग जियो की आंखें कभी कभी तीखी राक्षसी आंखों से भरी होती थीं, जो लाल लाल और राक्षसी इरादे से भरी होती थीं। कभी कभी वे गहरी और स्पष्ट आंखों की जोड़ी में बदल जाती थीं और वे लिंग जियो की अपनी आंखें थीं। लिंग जियाओ का शरीर कांप रहा था। वह महसूस कर सकता था कि इस समय खतरे का स्तर उससे कम नहीं था जब उसे पहले कई दानव पंथ सदस्यों ने घेर लिया था और मार डाला था। भयानक राक्षसी इरादा उसकी इच्छाशक्ति को कदम दर कदम कमजोर कर रहा था तथा उसे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। आत्मा अपने खोल से बाहर आती है। लिंग जियो गुस्से से दहाड़ा और सफेद रोशनी की एक गेंद उसके सिर से उड़ गई, फिर लिंग जियो की आकृति में बदल गई और आकाश में पहले राक्षस राजा को मार डाला। यह एक और भयंकर युद्ध है, लेकिन यह आत्मा और आत्मा के बीच का भयंकर युद्ध है। लिंग जियो की आत्मा और प्रथम स्वर्गीय दानव राजा की चेतना, जिसने अपना शरीर खो दिया था, शून्य में लड़ रही थी। युद्ध बहुत भयंकर था। हर बार जब लिंग जियो की आत्मा घायल होती तो उसके शरीर को अत्यधिक दर्द महसूस होता। उसका आत्मिक सागर भी बड़ी लहरें उठाएगा। मारना। लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए और शांति से ये सब झेला। पहले दिन दानव राजा केवल उसके हाथ में हथियार हो सकता है और केवल उसका उपकरण हो सकता है। वह राजा है और राक्षस राजा पहले दिन उसका मंत्री है। उसे दानव राजा की इच्छा को स्वामी बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यद्यपि उनका शरीर घायल और अत्यंत कमजोर था, फिर भी उनकी आत्मा में लड़ने की प्रबल भावना थी। आकाश में लड़ाई और भी भयंकर हो गई। यद्यपि राक्षस राजा ने पहले ही दिन अपना शरीर खो दिया था, फिर भी वह अत्यंत भयानक था। लिंग जियो की आत्मा लगातार आहत हो रही थी और वह बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। जमीन पर लिंग जियो का शरीर लगातार कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसने अपना सारा खून खो दिया हो। अच्छे दोस्त, राक्षस तो राक्षस ही होते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे। लिंग जियो को पता था कि उसने आज कुछ बहुत खतरनाक काम किया है। संभवतः तानाशाह मार्शल स्पिरिट के मूल देवता ने इन 7 स्वर्गीय दानव राजाओं को इस उम्मीद में सील कर दिया था कि एक दिन लिंग जियो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि 7 स्वर्गीय दानव राजा सील में कमजोर होते चले गए थे। वह इसे पुनः प्रयोग करता है। लेकिन मूल देवता को यह उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो प्रथम दानव राजा की शक्ति का उपयोग उसकी कल्पना से पहले करेगा। इस समय स्थिति अत्यंत खतरनाक है। तानाशाह मार्शल स्पिरिट का मूल देवता सो रहा है। इसका अस्तित्व एक रहस्य है। इसे लिंग जियाओ के लिए प्रकट होने के लिए मजबूर किया गया था। अब उसका ठीक होना असंभव है। चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, लिंग जियो केवल समस्या को हल करने की अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकता है। समर्पण या जीत। लिंग जियाओ के लिए ये चुनाव बहुत आसान था। इसे मेरे लिए सील कर दो। लिंग जियो के मुंह से एक आश्चर्यजनक दहाड़ निकली। फिर एक प्राचीन नरक ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा उसकी आत्मा में एकीकृत हो गई। उसकी आत्मा और अधिक मजबूत हो गई। फिर वहां एक प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन है। इसके तुरंत बाद वहां एक प्राचीन 5 तत्व वाला ड्रैगन था। तीनों दिव्य ड्रैगन की ड्रैगन आत्माएं उसकी आत्मा में एकीकृत हो गईं, जिससे उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हो गई। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। 12 अमर मार्शल आत्माओं की मार्शल आत्मा, हत्या करने वाले देवता बाय रेन, भी उनकी आत्मा में एकीकृत थी।
फिर विशाल ब्रह्मांड में ताओटी मार्शल आत्मा मौजूद है। फिर वहाँ प्राचीन दानव की लड़ाई की मंशा है, प्राचीन स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना। इस समय लिंगजियो की आत्मा अब केवल उसकी नहीं थी, उसकी आत्मा में अधिक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति समाहित हो गई। इससे उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हो गई। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस तरह की घटना घटित होना असंभव है, क्योंकि आत्मा विदेशी वस्तुओं में विलीन नहीं हो सकती। लेकिन लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से अलग है। उनकी मार्शल आत्मा तानाशाह मार्शल आत्मा है। तानाशाह मार्शल स्पिरिट अपनी सहनशीलता में महान है और सभी चीजों को समायोजित कर सकती है। इससे उसकी आत्मा को विभिन्न आत्मिक शक्तियों को धारण करने की क्षमता प्राप्त होती है। अपने द्वारा विकसित युआनशेन अंश के साथ मिलकर वह लड़ाई के लिए शक्तिशाली युआनशेन को मुक्त कर सकता है। इस प्रकार परिस्थितियां एक साथ आईं और आत्माओं का यह अद्भुत संयोजन पैदा हुआ। युआनशेन की शक्ल अभी भी लिंग जियाओ जैसी ही है। वह युद्ध के देवता की तरह वहां खड़ा था, प्रथम दानव राजा के साथ मौत तक लड़ने के लिए तैयार। यदि वह प्रथम स्वर्गीय दानव राजा को नष्ट नहीं कर सकता, तो अंत में वह और लिंगजियो ही नष्ट हो जाएंगे। लिंगजियो हार नहीं मान सकता, हार स्वीकार नहीं कर सकते। भले ही प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी उसे अंत तक लड़ना होगा और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना होगा। मारना। आकाश में अद्भुत युद्ध की भावना भड़क उठी। झाड़ियों में बाघ के सिर और मानव शरीर वाला 2 मीटर से अधिक लंबा एक आदमी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके कंधों पर 2 लड़कियां बैठी थीं। एक छोटी लड़की नीली पोशाक पहने हुए थी और सिर्फ 12 साल की लग रही थी। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं और उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी छोटी लड़की लाल पोशाक पहने हुए थी और वह भी केवल 12 वर्ष की थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व कहीं अधिक जीवंत था। बहन, क्या आपको लगता है कि अभी जो भयानक लड़ाई हुई वह वास्तव में राक्षसों के बीच की लड़ाई थी? लाल चांद वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारा भाव प्रकट हुआ। शायद, ब्लू स्नो लड़की ने बस हल्के से जवाब दिया, जैसे कि उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टाइगर अंकल, तेजी से दौड़ो, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे और वह पास ही होगा। ऐसा लग रहा था जैसे लाल चांद वाली लड़की बहुत समय से नीली बर्फ वाली लड़की की उदासीनता की आदी हो चुकी थी और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने चांदी की घंटी जैसी आवाज निकाली और भागते हुए बाघ के सिर वाले आदमी से कहा, मुझे पता है, होंग्यू छोटे प्यारे। बाघ के सिर वाले आदमी ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा। उसके कंधे पर होंग्यू नाम की छोटी लड़की उत्साह से अपने गाल फुला रही थी और उसका छोटा सा चेहरा वास्तव में नाजुक और प्यारा था। यद्यपि वह केवल 12 वर्ष की थी, फिर भी उसने पहले ही अपनी विशिष्ट सुंदरता का परिचय दे दिया था। एक जोड़ी आंखें गुलाबी रंग की थीं, मानिको जैसी सुंदर। थोड़ी देर बाद बाघ के सिर वाला आदमी रुक गया और उस दृश्य को देखने लगा, जो प्राकृतिक आपदा जैसा लग रहा था। उसके सामने सब कुछ प्रलय का दृश्य था, जो कि भयावह था। बाघ के सिर वाले आदमी के सामने एक अजीब प्रलय का दृश्य है। सभी पौधे और जानवर मर चुके थे और उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। पशुओं की मृत्यु का कारण वस्तुतः उनकी आत्मा का विनाश है। पौधों की मृत्यु का कारण प्रत्यक्षतः मुरझाना है। वहां कोई है। नीली पोशाक वाली छोटी लड़की ने अचानक कहा, छोटी लेंजू, तुम्हारी आंखें अभी भी बहुत अच्छी हैं। लेंसू के पास बड़ी नीलम जैसी आंखें हैं, जिनकी हांग्यू से अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन वे सभी अत्यंत नाजुक दिखते हैं। चाचा हो तो चलो चलकर देखते हैं, होंग्युए ने कहा। बाघ के सिर वाले आदमी ने सिर हिलाया और फिर सावधानी से आगे बढ़ गया। आखिरकार घटनास्थल पर स्थिति बहुत अजीब थी और अब मुझे वहां एक आदमी पड़ा मिला जो नहीं जानता था कि वह मरा है या जिंदा। अगर वह सावधान न रहे तो पागल हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अजीब है। ये व्यक्ति अजीब आत्मिक ऊर्जा की परत में क्यों लिपटा हुआ है? ऐसा लगता है कि वह उसके करीब नहीं जा सकता। बाघ के सिर वाले आदमी ने देखा कि जमीन पर पड़ा आदमी, या सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ 17 या 18 साल का लग रहा था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन वह पहले ही बेहोश हो चुका था। उसका शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी की एक परत से घिरा हुआ था। मुझे एक बार देख लेने दो। लेंसू ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और एक्वा ब्लू ऊर्जा का एक टुकड़ा हवा में उछला। इस उंगली की ताकत से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका उपयोग सिर्फ सुनहरे प्रकाश के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब जी जिन सुनहरी रोशनी के करीब आया तो वह सीधे बिखर गई। बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली।
उसे किसी के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। चूंकि वह इतना कमजोर है, इसलिए यह उसकी अपनी ताकत नहीं होनी चाहिए। होंग्यू ने अपने छोटे हाथों से ताली बजाए और कहा, अंकल टाइगर हेड, उसे दूर ले जाओ, लेकिन याद रखना, शत्रुतापूर्ण मत बनो। मैंने अभी देखा कि सुनहरी रोशनी केवल शत्रुतापूर्ण चीजों पर ही प्रतिक्रिया करती है। बाघ के सिर वाले आदमी को दोनों छोटी लड़कियों की बातों पर यकीन हो गया। बिना सोचे समझे वह गया और उस युवक को पकड़ लिया। वह युवक स्वाभाविक रूप से लिंग जियो है, और जैसा कि छोटी लड़की होंग्यू ने कहा था, उसके शरीर पर सुनहरा प्रकाश केवल शत्रुता पर ही प्रतिक्रिया करता था। उसकी आत्मा और प्रथम स्वर्गीय दानव राजा के बीच भयानक लड़ाई के बाद उसकी दुखद जीत हुई, लेकिन दुखद जीत के बाद उनमें वहां से जाने की ताकत नहीं बची। मुझे इस बात की भी चिंता है कि कोई बुरी नीयत से मुझे नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बेहोश होने से पहले उन्होंने प्रकाश और छाया कवच को छोड़ दिया। प्रकाश और छाया की सारी शक्ति इस पर प्रयोग की जाती है, विशेष जादू चक्र के साथ, यहाँ तक कि आत्मा मंदिर में सामना होने वाला रात्रि दानव राजा भी आसानी से इस रक्षा को पराजित नहीं कर सकता। कम से कम उसे शांतिपूर्वक ठीक होने के लिए कुछ समय तो मिल सकता था। बिल्कुल, ये ठीक है। बाघ के सिर वाले आदमी ने लिंगजियो को देखा, जो उसकी बाह के नीचे दबा हुआ था। वह सिकुड़ते हुए कहा, दोनों छोटे प्यारे वास्तव में दयालु हैं। इस व्यक्ति के शरीर में कोई आंतरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं है। ऐसा लगता है कि वह एक निर्दोष व्यक्ति है जिसे फंसाया गया था। आह, हाँ, वह इस आपदा में शामिल रहा होगा। एक जीवन बचाना 7 स्तरीय शिवालय बनाने से बेहतर है। बस उसे ठीक होने के बाद जाने दो। होंग्यू ने लिंगजियो को देखा, पलकें झपकाई और कहा, इन दिनों मुझे उसकी देखभाल करने दो, जो तुम्हें चाहिए। लैंजू ने होंग्यू को हल्के से देखा और कहा, वैसे भी जब से तुम समझदार हुई हो, तुम्हें सभी प्रकार का कचरा उठाना और घर ले जाना पसंद है। वे कचरा नहीं हैं, वे घायल जानवर हैं। होंग्यू ने प्रतिवाद किया, ये बेकार है, ये सब बकवास है। लैंजू ने उदासीनता से कहा, ठीक है, तुम दोनों प्यारे बच्चों, बहस करना बंद करो और पहले घर जाओ। बाघ के सिर वाला आदमी कुछ देर के लिए चुप रह गया। दोनों छोटे लड़कों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। वह एक मासूम, जिंदा दिल, दयालु और प्यारी लड़की है, लेकिन वह बहुत मासूम है। एक छोटी लड़की के रूप में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। जब वह समझदार हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। इसके विपरीत वहाँ एक और था, जो केवल 12 वर्ष का था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने अनगिनत कुरूप चीजों का अनुभव किया था और वह दुनिया के प्रति घृणा से भरा हुआ था। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और लिंग जियाओ और दोनों छोटी लड़कियों के साथ अपने निवास पर लौट आया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। लिंग जियाओ इस अजीब शहर में बहुत लंबे समय से था। ऐसा नहीं था कि वह जाना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसने पाया कि उसकी आंतरिक शक्ति गलती से अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए उसे ठीक होने का रास्ता खोजना था। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर वह इसी हालत में वापस गया तो शायद उसके दोस्तों को उसके देखने से पहले ही मार दिया जाएगा। अचानक सफेद और मुलायम छोटे हाथों की एक जोड़ी ने लिंग जियो की आंखों को ढांक दिया। उसके छोटे से हाथ पर एक लड़की की हल्की सुगंध तैर रही थी। होंग्यू, क्या तुम्हें आज अभ्यास करने की जरूरत नहीं है? लिंग जियो को बिना देखे ही पता चल गया कि उसके पीछे कौन खड़ा है। इस छोटे, पुराने से लगने वाले परिवार में ये लड़की ही एकमात्र ऐसी है जिसका मुझसे बहुत करीबी रिश्ता है। क्या ये वास्तव में ओबाओ है? बड़े भाई, आप हर बार अनुमान लगा सकते हैं कि यह मैं ही हूँ। क्या ये लैंजू नहीं हो सकता? होंग्यू ने अपना छोटा सा हाथ नीचे रखा और अपना छोटा सा मुंह बाहर निकाला। वह इतनी ठंडी है, 1000 साल पुरानी बर्फ की तरह जो पिघल नहीं सकती। वह मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकती है? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, उसे अपने सामने बैठी छोटी लड़की बहुत पसंद आई। बेशक, इस तरह का प्यार भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार है, प्यार नहीं। ये छोटी बच्ची इतनी प्यारी है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी ताकत से देखभाल की जा रही है। हाँ, मैं बर्फ का एक टुकड़ा हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है। हालांकि आपके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि आपने अभ्यास किया है और आपको एक योद्धा होना चाहिए। ठीक उसी समय जब लिंग जियाओ होंग्यू के साथ शुद्ध भाई बहन के रिश्ते से ग्रस्त था, लड़की की आवाज, जो स्पष्टतः अभी भी बहुत अपरिपक्व थी लेकिन कुछ हद तक ठंडी भी थी, गूंज उठी। हाँ, मैं एक योद्धा हूँ और मैं बहुत मजबूत हूँ। लिंग जियाओ को लैंजू बहुत पसंद नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे ये लड़की उसे पसंद नहीं करती है।
हर योद्धा इतना आत्मधर्मी होता है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, भले ही तुम कभी योद्धा रहे हो, तुम हांग यू और मेरे जैसे स्तर के नहीं हो। हमें अमर स्तर के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में पहचाना जाता है, और तुम तो बस एक बेकार व्यक्ति हो जो अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकते। लैंसू ने ठंडे स्वर में कहा, बेकार, बेकार, तुमने यह बात एक से अधिक बार कही है। तुम्हें कौन सी प्रेरणा मिली जिससे तुम्हारी जैसी छोटी लड़की इतनी जहरीली हो गई? लिंग जियाओ ने असमंजस में पूछा। आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में होंगी और मैं व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब के उम्मीदवारों के अंतिम चयन में भाग लेने के लिए तियानहाई शहर जाएंगे। लैंसू ने हल्के से कहा, क्या व्हाइट टाइगर सोसाइटी के लिए उम्मीदवार योद्धाओं का चयन पहले ही नहीं हो चुका है? हमें अभी भी उनका चयन क्यों करना है? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के साथ रहना तुम्हें और भी बेकार बना देगा? लैंसू ने लिंग जियाओ के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि ठंडा मजाक उड़ाया। दूसरी ओर होंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल योद्धा उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि हाल के दिनों में योद्धा उम्मीदवारों में अधिक सफल उम्मीदवार सामने आए हैं। कुछ परिधीय प्रतिभाशाली योद्धा भी हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक सफलताएं हासिल की हैं और व्हाइट टाइगर सोसाइटी में भाग लेने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, मेरी बहन लैंसू और मेरा अंतिम चयन 4 दिन बाद होगा। अच्छा, ऐसा है। उम्मीदवार योद्धाओं के अंतिम चयन के बारे में होंगू के बयान को सुनने के बाद लिंग शियाओ ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान तियानहाई शहर में बहुत सी चीजें घटित हुईं। मुझे लगता है कि वह लापता या मृत लोगों में से एक बन गया है। होंग्यू, उसे ये बातें बताने का क्या मतलब है? वह संभवतः व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता। लैंसू ने ठंडे स्वर में कहा, अरे, इस बारे में बात करने में क्या बुराई है बड़े भाई, चलो खाना खाने चलते हैं। खाने के बाद हम साथ में खेलने के लिए बाहर चलेंगे। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पास आपके साथ खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। होंग्यू ने लिंग शियाओ का हाथ पकड़ा और भोजन कक्ष की ओर चल दिया। उस रात पानी की तरह थी और सब कुछ मौन की स्थिति में प्रवेश कर गया। लिंग शियाओ एक साधारण से घर में रहता था जो फूस से बना था, और एक पाठ उसके दिमाग में घूम रहा था। ये पाठ उनके मन में एक गहरी स्मृति है। ये स्मृति उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसे संयोगवश प्राप्त हुई थी। लिंग शियाओ को अन्य यादों की कोई परवाह नहीं थी। अब उसे सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि वह अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे बहाल करे। जाहिर है, उनकी आंतरिक शक्ति गायब नहीं हुई थी, बल्कि वह उनकी कोशिकाओं की गहराई में छिपी हुई थी। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि प्रथम राक्षस राजा की आत्मा के साथ युद्ध के बाद इन आंतरिक शक्तियों ने उसके शरीर को नष्ट होने से बचाने के लिए स्वतः ही रक्षात्मक उपाय उत्पन्न कर लिए थे। लेकिन ये आंतरिक शक्तियां अब कोशिकाओं में गहराई में छिपी हुई हैं और इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जो कि एक बर्बादी है। दूसरी दुनिया की याद में एक विशेष अभ्यास पद्धति है जो कोशिकाओं की शक्ति को निकाल सकती है और फिर लड़ सकती है। लिंग जियाओ के विचार में, चूंकि वह कोशिकाओं से ऊर्जा निकाल सकता है, इसलिए उसकी आंतरिक शक्ति को बहाल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्मृति में जो अभ्यास विधि थी उसके अनुसार अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह एक अजीब स्थिति में पहुंच गया। वह महसूस कर सकता था कि कोशिकाओं में छिपी शक्ति थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रही थी और फिर उसकी मध्य रेखाओं में पुनः प्रवेश कर रही थी तथा उस स्थान पर प्रवेश कर रही थी जहां उसे होना चाहिए था। इस समय वह बहुत खुश था। इन दिनों वह यही अभ्यास विधि आजमा रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से 7वें दिन उसे अंततः उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। उसने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः अभ्यास अवस्था में आ गया। वर्तमान परिस्थितियों में खेती को बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। वुमाई क्षेत्र, चाओफान क्षेत्र, तियानरेंग क्षेत्र, डोंगटियन क्षेत्र, यन्यान क्षेत्र स्तर 1, यन्यान क्षेत्र स्तर 2, यन्यान क्षेत्र स्तर 3। केवल एक रात में लिंग जियो ने अंततः अपनी साधना को यन्यान क्षेत्र स्तर 3 तक बहाल कर लिया, जो वास्तव में बहुत तेज था। इस दर से अगर मुझे 2 दिन और दिए जाएं, तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और तब तक मैं व्हाइट टाइगर फेग्यून एसोसिएशन के अंतिम चयन के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली और खिड़की से चमकती हुई धूप को देखा। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।
रात भर अभ्यास करने के बाद उन्हें बहुत थकान महसूस हुई और उन्हें आराम करना पड़ा। प्रथम दिवस दानव राजा के साथ युद्ध में उनके युवा नशिन को भी गंभीर क्षति पहुंची थी और यह अनुमान लगाया गया है कि वह कुछ समय तक लड़ने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। केवल ताइची आंख ही अभी भी प्रयोग योग्य होनी चाहिए। यदि यह उसका स्वर्णिम काल होता तो वह एक रात में इतना थक नहीं जाता। ए लिंग, उठो और काम करो। यह मत सोचो कि तुम आलसी हो सकते हो क्योंकि मिस होंगू तुम्हारी रक्षा करती है। दरवाजे के बाहर से एक मजबूत आवाज आई। ये वही बाघ के सिर वाला आदमी था जिसने उस दिन लिंग जियाओ को बचाया था। उसका नाम किन्हू है और उसकी साधना यिन और यान क्षेत्र के 12वें स्तर तक पहुंच गई है। बेशक वह पहले से ही 40 वर्ष से अधिक उम्र का है, इसलिए ये खेती अधिक नहीं है, लेकिन कई योद्धाओं की तुलना में वह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। किन्हू एक अच्छा इंसान है। लिंग जियाओ को इस छोटे से परिवार में नीची नज़र से देखने से बचाने के लिए उसने विशेष रूप से उसके लिए एक नौकरी ढूंढी। इस छोटे से परिवार का कस्बे में एक रेस्तरां है। आने जाने वाले योद्धा और मेहमान यहाँ आकर आराम करना और कुछ खाना पसंद करते हैं। व्यापार अभी भी काफी अच्छा है। लिंग जियाओ का काम लोगों को चाय, पानी और बर्तन परोसना है। सीधे शब्दों में कहें तो वह सिर्फ एक वेटर है, लेकिन लिंग जियाओ को ऐसी नौकरी से नफरत नहीं है। अपने प्रयासों से पैसा कमाना और सम्मान अर्जित करना भी एक अच्छा विकल्प है। दूसरे लोग आपको बचाकर मुफ्त में खा पी नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हाइट टाइगर फेग्यून एसोसिएशन के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन शुरू होने वाला है, लेकिन आज मधुशाला में बहुत सारे मेहमान हैं। लिंग जियो इधर उधर भागने में व्यस्त था और वह लगभग एक व्यक्ति को 10 लोगों के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। जब वे व्यस्त थे तब भी उन्होंने अपने शरीर कौशल और आंतरिक शक्ति को निखारना जारी रखा। उसे बहुत मजा आ रहा था। लगभग दोपहर हो चुकी थी और प्रतिभाएं कम हो गई थीं। इसी समय एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। वहां खड़े इस व्यक्ति ने लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह स्पष्टतः एक पुरुष था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था कि महिलाएं ईर्ष्या करती थीं। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और बहुत सुंदर दिख रहा था। वह निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का युवक था। वेटर, शराब परोसो, अच्छी शराब। सफेद कपड़े पहने युवक ने बिना किसी की ओर देखे ही शराब खाने में प्रवेश कर लिया। ये कहना उचित होगा कि वह अहंकारी या अहंकारी था। लिंग जियाओ ने जल्दी से शराब का एक बर्तन लिया और उसे मेज पर रख दिया। मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये हमारे स्टोर में सबसे अच्छी विलो लीफ वाइन है। कृपया इसका धीरे धीरे आनंद लें। क्या आपको कुछ और चाहिए? बाहर में जाओ। सफेद कपड़े पहने युवक ने हाथ हिलाकर लिंग जियो को जाने के लिए कहा, लेकिन उसके शब्द बहुत कठोर थे। लिंग जियो ने यह सोचकर भौहें सिकोड़ ली कि यद्यपि इस व्यक्ति की साधना किन्हू से अधिक शक्तिशाली और भयानक थी, फिर भी उसका चरित्र वास्तव में सराहनीय नहीं था। आप किसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? हालांकि उसकी साधना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन लिंग जियो के गुस्से का मतलब था कि वह इस गुस्से को निगल नहीं सकता था। तुरंत माफी मांगो। सफेद कपड़े पहने युवक ने लिंग जियो को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आपसे माफी मांगता हूँ, बर्बादी। ध्यान से सुनो, मैं व्हाइट हाउस किंगडम से प्रिंस चार्मिंग हूँ, जो तियानहाई साम्राज्य का एक जागीरदार राज्य है। मैं अपने शुरुआती वर्षों में यहाँ आया था और मिस लेनजू के साथ मेरी सगाई हुई थी। तुम उनके परिवार के गुलाम हो, इसलिए मैं तुम्हारा आधा मालिक हूँ। तुम्हें बाहर जाने के लिए कहने में क्या बुराई है? ये तुम्हें अपमानित कर रहा है। जाओ और लैनजू को आने के लिए कहो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रिंस चार्मिंग हैं या डार्क हॉर्स प्रिंस। अगर आप कुछ गलत कहते हैं तो आपको माफी मांगनी होगी। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकल जाओ, तुम कुत्ते गुलाम जो मानव भाषा नहीं समझ सकते। राजकुमार ने अचानक लिंग जियो को थप्पड़ मार दिया। लिंग जियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका शरीर अचानक 1 इंच आगे क्षैतिज रूप से खिसक गया, जिससे थप्पड़ चकमा दे गया। हालांकि उसकी साधना अभी यिन और यान क्षेत्र के तीसरे स्तर तक ही पहुंची है, फिर भी उसकी ताइची आंखें अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। उसने प्रतिद्वंद्वी के हमले का पहले से अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह थप्पड़ को चकमा देने में सक्षम था। दुर्भाग्यवश वह थप्पड़ से बच गया, लेकिन वह राजकुमार की मार से बच नहीं सका। ये देखकर कि वह लिंग जियो को थप्पड़ से दूर नहीं कर सकता, राजकुमार स्पष्ट रूप से थोड़ा क्रोधित हुआ। उसे लगा कि उसने अपना सम्मान खो दिया है और वह बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उसने उसे बहुत जोर से लात मारी। यदि वह यिन यान क्षेत्र के तीसरे स्तर वाला योद्धा होता तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता।
लेकिन लिंग जियो ने सिर्फ अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और खड़ा हो गया। हालांकि उसकी साधना अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था और इस समय उसकी कोशिकाओं में अभी भी बहुत अधिक आंतरिक शक्ति थी। मुझे डर है कि दूसरे पक्ष के लिए उसे मारना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक हारे हुए व्यक्ति, इतने टिकाऊ होगे। हालांकि कोई भी हारने वाला कितना भी प्रतिरोधी क्यों न हो, वह आखिरकार एक हारा हुआ व्यक्ति ही है। आज मैं तुम्हारा खून वहीं पर छलकने दूंगा और तुम्हें, इस गुलाम को, सिखाऊंगा कि कैसे व्यवहार करना है। प्रिंस चार्मिंग खड़ा हुआ और लिंग जियो को उदासीनता से देखने लगा। ये स्पष्ट था कि उसके इरादे हत्या के थे। भाई बायमा, तुम एक हारे हुए व्यक्ति पर क्यों गुस्सा हो? इस समय लेंजू बाहर चली गई। शर्मिंदा लिंग जियो को कुछ दया के साथ देखा और फिर प्रिंस चार्मिंग से कहा, बहन लेंजू सचमुच और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब तुम सिर्फ 6 साल की थी। अरे, अब तुम बड़ी लड़की हो गई हो। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, बस इतना ही, अपनी बहन की खातिर मैं उस कुत्ते को नहीं मारूंगा। उसे जहां तक जाना है जाने दो। अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया और क्रूर भाव से बोला, हाँ, पछतावा हुआ। चिंता मत करो, कभी भी तुम्हें इस बेकार कुत्ते को मारना खेलने जितना आसान है। प्रिंस चार्मिंग बहुत गर्व से मुस्कुराए और उन्होंने लिंग जियो की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इस समय उसे अपनी मंगेतर के सामने अपना सज्जनतापूर्ण पक्ष दिखाना था। ओह, क्या ये प्रिंस चार्मिंग नहीं है? क्या आप ल्यानजू और मिस होंग्यू को तियानहाई शहर ले जाने के लिए यहाँ आए हैं? इस समय किन्हू, एक बाघ के सिर वाला आदमी, भी आया और मुस्कुराते हुए राजकुमार से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह शीनी के साथ शांति बनाने और लिंग जियो की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो को राजकुमार चार्मिंग द्वारा मार दिया जाए। वह जानता था कि यह राजकुमार अत्यंत दुष्ट और दुष्ट है। 6 साल पहले प्रिंस चार्मिंग 20 साल का था, लेकिन उसकी साधना यिन और यांग क्षेत्र के 11वें स्तर तक पहुंच गई थी। उस समय उन्हें लेंजू से प्यार हो गया था, लेकिन लेंजू के माता पिता शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। परिणामस्वरूप इस दुष्ट व्यक्ति ने वास्तव में रात में लेंजू के माता पिता को मार डाला और लेंजू को अपवित्र कर दिया। ये लेंजू के चरित्र में अचानक परिवर्तन का मुख्य बिंदु भी है। अन्यथा लेंजू शायद होंग यू की तरह मासूम और निर्दोष होती, बजाय वास्तविकता के प्रति उतनी उदासीन होने के जितनी वह अब है। जिस दुश्मन ने उसके माता पिता की हत्या की थी, उससे शादी करना एक 12 साल की लड़की के लिए बहुत ही भयानक दबाव है। बाद में जब लिंग जियो ने किन्हू से यह सुना तो वह वास्तव में चौंक गया। मूल रूप से आज के अपमान के कारण उसके मन में प्रिंस चार्मिंग के प्रति जानलेवा इरादे थे, लेकिन इस घटना के बारे में जानने के बाद उसके जानलेवा इरादे और भी मजबूत हो गए। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, वह तो बस प्रिंस चार्मिंग जैसे लोगों से नफरत करता है। किन्हू, अपने कुत्ते का ख्याल रखना, उसे लोगों को काटने मत देना। अरे, वैसे उसमें लोगों को काटने की क्षमता भी नहीं है। प्रिंस चार्मिंग ने लिंग जियो पर नजर डाली और फिर आगे कहा, जाओ और ल्यानजू और होंग यू को साफ करो। मैं उन्हें अभी ले जाऊंगा। किन्हू ने जवाब दिया, फिर सफाई करने और सलामी देने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो होंग यू भी मेरे साथ आया। ये फिर से तुम बदबूदार आदमी हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, मैं अकेले ही तियानहाई शहर जाऊंगा। बहन लेंजू, तुम भी उसका पीछा मत करना। होंग यू स्पष्ट रूप से प्रिंस चार्मिंग से असंतुष्ट है और उसके शब्द बहुत असभ्य हैं। अकेले ही जाओ, क्या तुम्हें पता है कि तियानहाई शहर कहाँ है? राजकुमार ने घृणा से कहा, मुझे पता है, मैं उसे वहां ले जा सकता हूँ। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, हाँ, बड़े भाई मुझे वहां ले जा सकते हैं। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ नहीं जाऊंगा। कौन जानता है कि तुम्हारे पास और क्या बुरे विचार होंगे। हुंगवे शांकियान ने लिंग जियो की बांह पकड़ ली, फिर प्रिंस चार्मिंग की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं सचमुच अंधा हूँ। मुझे वास्तव में इस हारे हुए व्यक्ति से प्यार हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ। ये यात्रा आसान नहीं होगी। अपनी जान जोखिम में मत डालना। राजकुमार ने ठंडी सांस ली। इससे आपका कोई मतलब नहीं। होंग्यू ने अपना मुंह फुलाकर कहा, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। लेंजू, चलो चलते हैं। तुम्हारी इस बहन को वास्तव में कोई समझ नहीं है। वह ऐसे बेकार के साथ रहने को तैयार है। क्या अफसोस है, गोबर में फंसा हुआ एक फूल। राजकुमार की आंखों में क्रूर हत्या की मंशा झलक रही थी।
ऐसा लग रहा था कि उसने लिंग जियाओ और हॉन्ग यू को एक साथ मारने की योजना बनाई थी। राजकुमार लैंजू को शराबखाने से बाहर ले गया। बाहर दर्जनों लोगों की टीम इंतजार कर रही थी। प्रिंस चार्मिंग के अनुरक्षण समूह में अकेले यिन यान क्षेत्र के 8वें स्तर के लगभग 10 स्वामी शामिल हैं। यद्यपि ये दानव संप्रदाय से अतुलनीय है, फिर भी ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। पालतू जानवरों के साथ मिलकर इस टीम की युद्ध प्रभावशीलता वास्तव में कम नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे तियानहाई शहर जाते हैं तो वे हॉन्ग यू और लैंजू की रक्षा करने में आश्वस्त होते हैं। हालांकि लिंग जियो अभी भी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। जब उनकी साधना का स्तर ठीक हो गया तो उनकी नज़रों में ये टीम पूरी तरह से खारिज हो गई। प्रिंस चार्मिंग के लैंजू के साथ चले जाने के बाद लिंग जियाओ का जीवन वैसा ही रहा। दिन में काम करे और पुनर्स्थापित खेती के अनुकूल बने। रात में वह आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कठोर अभ्यास करते थे, जिसे कोशिकाओं से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। उस रात लिंग जियो का साधना स्तर यिन यान क्षेत्र के 8वें स्तर पर लौट आया। साधना के इस स्तर पर यदि अधिकांश लोग उसे अपमानित करना भी चाहें तो भी वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। आखिरकार उसकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसका प्रकाश और छाया रहस्य उतना ही मजबूत होगा और वह उतना ही तेज होगा। भले ही आप किसी दूसरे के विरोधी न हो, फिर भी आपको अपमानित नहीं किया जाएगा। दिन फिर से आ गया था, लेकिन लिंग जियाओ को आज काम नहीं करना था। किन्हू ने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी थी। यिन और यान क्षेत्र के 8वें स्तर पर लौटने की लड़ाकू प्रभावशीलता का अनुभव करने के लिए शहर के पास जादुई पर्वत जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। मैजिक माउंटेन जंगल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मैजिक माउंटेन के करीब है। अंदर का खतरा इतना बड़ा है कि आम योद्धा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। जो लोग जादुई पर्वत में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी यिन यान क्षेत्र के योद्धा हैं। यिन यान क्षेत्र से नीचे जाना व्यर्थ मरना है। लिंग जियो उबकर पहाड़ों में आगे बढ़ रहा था और अचानक सामने से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उसने दिलचस्पी से झांका। पहले तो वह सिर्फ उत्साह देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन इस नज़र ने उसके मुंह के कोनों में एक ठंडी और क्रूर हत्या की मंशा पैदा कर दी। युद्ध में दो पक्ष थे, एक राक्षस और एक योद्धा। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि लिंग जियो का महान शत्रु यिन यान दानव राजा था। लिंग जियाओ की नज़र में अतीत में यिन यान दानव राजा इतना शक्तिशाली था कि उसका दम घुट रहा था। केवल मूंगल की शक्ति ही उसे मार सकती थी। हालांकि यिन यान दानव राजा आज लिंग जियो को बहुत कमजोर लग रहा था। यिन यान क्षेत्र साधना का 7वां स्तर। ये निश्चित रूप से पूर्व शेनहुआंग महाद्वीप में एक शीर्ष अस्तित्व था, लेकिन व्हाइट टाइगर महाद्वीप में ये कुछ भी नहीं था। ये लिंग जियाओ जितना भी अच्छा नहीं था, जिसकी खेती अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसकी आकृति एक छाया में बदल गई और यिन यान दानव राजा के पीछे आ गई। फिर उसने धीरे से प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर हाथ रखा। यिन यान दानव राजा पूरे दिल से लड़ रहा था। उसके सामने मौजूद राक्षस ने उसे बहुत मुश्किल महसूस कराया, लेकिन इस जागृत शेर जानवर का जानवर कोर उसे जल्द से जल्द अपनी साधना को ठीक करने में मदद कर सकता था। उसने जुबान क्षेत्र पर हावी होने के बाद सच्चे दानव साम्राज्य की शक्तिशाली ताकत का सपना देखा। उस समय वो सच्चे दानव सम्राट के अलावा किसी से नहीं डरता था और वह अजेय था। हालांकि वो अपनी साधना को पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं कर पाया था, बल्कि स्वर्गीय साम्राज्य के छोटे मानव द्वारा दबा दिया गया था और उसे छिपना पड़ा था। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सका। यिन यान दानव राजा ने कल्पना की कि उसकी साधना बहाल होने के बाद वह लिंग जियो को मार देगा और लिंग जियो और यूनू से बदला लेगा, और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस समय उसने अपने कंधे पर किसी की थपथपाहट महसूस की। इस गोली ने उसे चौंका दिया, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से उसे इस आगमन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जो कि एक घातक बात थी। उसने उस आदमी का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह हाथ उसके शरीर पर एक भारी पहाड़ की तरह दबाव डाल रहा था, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। इससे वह और भी भयभीत हो गया। आप कौन हैं, सर? क्या हमारे बीच कोई दुश्मनी है? यिन यान दानव राजा के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। जागृत सिंह जानवर जो उसका सामना कर रहा था, वह भी इस समय उसकी ओर दौड़ा। अवेकनिंग लायन मून ने सोचा होगा कि उसे मारने का ये सबसे अच्छा अवसर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि जागृत शेर जानवर का सपना स्पष्ट रूप से सच नहीं हुआ। जिस क्षण वह उस पर झपटा, उसे लिंग जियो ने मुक्का मारकर मार डाला, जो यिन यान दानव राजा के पीछे खड़ा था।
लिंग जियो को जागृत शेर जानवर के जानवर कोर की भी आवश्यकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस जानवर की कोई दृष्टि नहीं है। उसने सहजता से जागृत सिंह पशु का मूल भाग पकड़ा, उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और खाने लगा। जागृत सिंह जानवर के पशु कोर का एक टुकड़ा खाने के बाद उसकी साधना वास्तव में थोड़ी ठीक हो गई। अद्भुत! अगर यह चीज मेरे पास है तो मैं आज ही अपनी साधना पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर सकूंगा और कल ही तियानहाई शहर वापस जा सकूंगा। लिंग जियाओ उत्साहित था। ऐसा लगता है कि मैं आज सचमुच इस जादुई पहाड़ी जंगल में सही जगह पर आ गया हूँ। न केवल वह अपने दुश्मन येनयांग दानव राजा से मिला, बल्कि उसे जागृत शेर जानवर का जानवर कोर भी मिला। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एक से अधिक जीव जंतु हैं। येनयांग दानव राजा की भंडारण अंगूठी में और भी बहुत कुछ है जो उसकी ताइची आंख से बच नहीं सकता। येनयांग दानव राजा, क्या आप अभी भी मुझे पहचानते हैं? लिंग जियो ने सीधे येनयांग दानव राजा के शरीर को उसकी ओर मोड़ दिया। वह सीधे येनयांग दानव राजा को मार सकता था, लेकिन ये बहुत उबाऊ होगा। उसे दूसरे पक्ष को यह बताना होगा कि वह किसके हाथों मरा। आप जिस क्षण येनयांग दानव राजा ने पलटकर देखा, सारे भ्रम दूर हो गए। लिंग जियाओ, ये लिंग जियो ही था जो उसे नियंत्रित करता था, तो क्या वह अभी भी जीना चाहता था? उसने अपने शरीर में येन और यांग ऊर्जा को तेजी से जुटाया और लिंग जियो की ओर झपटा। लिंग जियाओ ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। कल राजकुमार ने उसे मारा। हालांकि उसे हल्की चोट लगी थी, लेकिन इससे उसकी कोशिकाओं में आंतरिक शक्ति की वापसी भी हुई। यह एक अच्छी चीज है, इसलिए उसे पिटने की आशंका थी। येनयांग दानव राजा के हमले ने लिंग जियो के शरीर पर प्रहार किया, जिससे लिंग जियो के मुंह के कोनों से खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान छा गई। येनयांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर ये सुधार केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से बैठे रहने की तुलना में वास्तव में बहुत तेज है। यदि उसे पता होता कि पीटे जाने से उसकी साधना पुनः बहाल हो जाएगी, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। धन्यवाद, लेकिन आपको अभी भी मरना होगा। एक बार लिंग जियो के पास येनयांग दानव राजा को मारने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। अब जब उनमें एक क्षमता है तो निश्चित रूप से वह इसे नहीं चूकेंगे। जैसे ही उसने सोचा, भयानक रक्त आत्मा ड्रैगन तावीज उसके सिर के ऊपर लटक गया और धधकती नरक ड्रैगन आग बाहर निकली, जिससे येनयांग दानव राजा का पूरा शरीर कांप उठा। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे शरीर की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को मेरे द्वारा एक मार्शल आत्मा में परिष्कृत किया जाएगा और वह मेरी 9 दानव दिव्य कला का हिस्सा बन जाएगी। लिंग जियो ने एक भयावह मुस्कान दिखाए और अपने हाथ के बल से भयानक तलवार की ऊर्जा ने येनयांग दानव राजा के शरीर में प्रवेश किया, जिससे पूर्व मजबूत व्यक्ति तुरंत कीचड़ के पोखर में बदल गया। फिर उसे रक्त आत्मा ड्रैगन तावीज में फेंक दिया गया। बेशक इससे पहले येनयांग दानव राजा की भंडारण अंगूठी पहले ही उसके हाथों से छीन ली गई थी। चारों ओर देखते हुए लिंग जियो ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ कोई नहीं था, इसलिए वह कहीं और जाने के बिना बस क्रॉस लेग बैठ गया। येनयांग दानव राजा की भंडारण अंगूठी से सभी शेर जागृति जानवर कोर निकाले और उन्हें एक एक करके खाना शुरू कर दिया। पशु कोर खाते समय उसने अपनी साधना के स्तर को लगातार ठीक करने के लिए अपनी स्मृति में विशेष साधना पद्धति का उपयोग किया। येन और यांग दानव राजा को नहीं पता था कि उसने कितने समय तक कड़ी मेहनत की थी। स्टोरेज रिंग में सैकड़ों जानवरों के कोर थे। यह अफसोस की बात थी कि सब कुछ दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और लिंग जियो बन गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, तीसरे घंटे की शुरुआत तक लिंग जियो ने अंततः अपनी आंखें नहीं खोली। न केवल उसका साधना स्तर अपने पिछले शिखर पर लौट आया है, बल्कि उसने एक सफलता भी हासिल की है तथा येन और यांग क्षेत्र के 11वें स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, 9 दानव दिव्य कला को भी प्रभावी ढंग से पूरक बनाया गया है। पिछले प्लेग दानव राजा, दुष्ट जानवर दानव राजा और बिजली दानव राजा, साथ ही वर्तमान येनयांग दानव राजा पहले से ही 4 प्रमुख राक्षस राजा हैं। और येनयांग दानव राजा की क्षमता प्राप्त करने के बाद लिंग जियो की जीवित रहने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इस येनयांग दानव राजा में इच्छानुसार अपना रूप बदलने की क्षमता है, इसलिए वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जब तक किसी के पास लिंग जियाओ जैसी ताइची आंखें नहीं होंगी, तब तक इसमें सफलता पाना मुश्किल होगा। अपनी साधना पुनः प्राप्त करने के बाद लिंग जियो तियानहाई शहर लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि समय की गिनती करते हुए अंतिम चयन दिवस कल होना चाहिए। यदि आप कल समय में पीछे नहीं जा सकते, तो संभवतः आप व्हाइट टाइगर गैदरिंग से चूक जाएंगे।
उन्होंने व्हाइट टाइगर सम्मेलन में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने, उदार पुरस्कार प्राप्त करने और फिर और अधिक मजबूत बनने के लिए बहुत कठिन अभ्यास किया। उसके लिए मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं है। जब तक वह मजबूत होता जाएगा, वह कड़ी लड़ाई लड़ सकता है। मूल रूप से वह यहाँ से सीधे तियानहाई शहर के लिए प्रस्थान कर सकता था, लेकिन चूंकि उसने होंग्यू को अपने साथ ले जाने का वादा किया था, इसलिए कोई अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इसलिए वापस जाकर नमस्ते करना आवश्यक था। इसके अलावा इस छोटे से परिवार ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए इस तरह से छोड़ना अनुचित था। वह उठ खड़ा हुआ और होंग्यू के घर लौटने ही वाला था कि अचानक दर्जनों मील दूर से एक परिचित सांस की आवाज आई। ये सांस जानबूझकर छोड़ी गई थी ताकि वह इसे महसूस कर सके। लेंग मेई। लेंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, फिर सिर हिलाया और करवाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वे लोग इन दिनों अवरोध तोड़कर आए थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा, इसलिए वे इधर उधर देखने लगे। उसने सांस का अनुसरण किया और उसे खोजा। एक घाटी में उसने लेंग मेई और 2 स्वर्गीय दानव पंथ योद्धाओं के शव देखे। आज लेंग मेई की साधना यिन और यांग क्षेत्र के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। जिन 2 स्वर्गीय दानव संप्रदाय के योद्धाओं को उसने मारा था, वे दोनों यिन यांग क्षेत्र के 11वें स्तर पर थे। ऐसा लग रहा था कि लेंग मेई ने उसकी मदद करने के लिए सचमुच बहुत कठिन अभ्यास किया था। मालिक। लेंग जियो को देखकर लेंग मेई लगभग रो पड़ी। ठीक है लड़की, मैं ठीक हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? लेंग जियाओ ने पूछा। हम सभी आपसे अलग अलग मिलने आए हैं। सभी ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की है। ये सब आपके द्वारा दिए गए जादुई क्रिस्टल द्रव के कारण है, गुरु। लेंग मेई ने उत्तर दिया। आप उन्हें खोजने का कोई रास्ता खोजें और उन्हें बताएं कि वे अंतिम चयन की तैयारी के लिए वापस जा सकते हैं। मैं बाद में सीधे चयन स्थल पर जाऊंगा, लेंग जियाओ ने कहा। नहीं गुरुजी, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। मान जाओ, मैं तो बस उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने गया था जिसने मेरी जान बचाई। अगर तुम गए तो वे सोचेंगे कि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तुमने ये भी देखा है कि मैं अब बहुत स्वस्थ हूँ और मेरी साधना बहुत मजबूत है। मुझे कौन मारना चाहता है? बहुत आसान है। लेंग जियो ने लेंग मेई के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। आखिरकार लेंग मेई अभी भी लिंग जियो के आदेश की अवज्ञा करने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखने की तो बात ही छोड़िए कि लिंग जियो ठीक था, उसे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं थी। छोटा शहर, होंग्यू का घर। ये खबर कि लिंग जियो जा रहा है जल्दी ही पूरे छोटे परिवार में फैल गई। मूल रूप से वह इस परिवार का गुलाम या नौकर नहीं था। तार्किक रूप से कहें तो वह बस चला जा सकता था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हालांकि अब समस्या कि उसे न केवल जाना है, बल्कि होंग्यू के साथ तियानहाई शहर भी जाना है। इससे इस छोटे से परिवार के योद्धा दुखी हो गए। तुम्हारा सरनेम लिंग कैसे हो सकता है? क्या तुम मिस होंग्यू की रक्षा कर सकते हो? बहस करना बंद करो, ए लिंग, बस चले जाओ। हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं, लेकिन अगर तुम होंग्यू की रक्षा नहीं कर सकते तो बकवास मत करो। किन्हू खड़ा हुआ। वह इस परिवार में कबीले के नेता के बाद दूसरे स्थान पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और वह यिन यांग क्षेत्र के 12वें स्तर पर है। होंग्यू की सुरक्षा का कार्य स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी है। चाचा किन्हू, मैंने होंग्यू से वादा किया था कि मैं उसे तियानहाई शहर ले जाऊंगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। सच कहूं तो किन्हू उसके प्रति दयालु था, लेकिन वह वास्तव में किन्हू के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। क्या आप में वह क्षमता है? किन्हू ने आह भरते हुए कहा। मुझे पता है कि आपके और होंग्यू के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन रास्ते में कई खतरे हैं। आपकी ताकत से उसकी रक्षा करना असंभव है। मैं कर सकता हूँ, लिंग जियाओ ने कहा। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, तो जब तक तुम अंकल टाइगर के 3 घूंसे झेल सकते हो, मैं तुम्हारे होंग्यू को ले जाने पर सहमत हो जाऊंगा। किन्हू और लिंग जियो 10 दिनों से अधिक समय से साथ रह रहे हैं और वे इस लड़के के जिद्दी स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप निश्चित रूप से उन्हें अब और राजी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो उन्हें तब तक पीटते रहें जब तक वे हार न मान लें। वास्तव में लिंग जियाओ को खुशी महसूस हुई। अगर वह किन्हू की 3 चालें ले लेता तो उसके लिए यह आसान हो जाता। क्या अंकल टाइगर के शब्दों की गिनती नहीं की जा सकती? किन्हू ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा। तो फिर अंकल टाइगर से कार्रवाई करने को कहो। लिंग जियो ने किन्हू को देखा और अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाया। ए लिंग, बेवकूफ मत बनो। अंकल टाइगर यिन यांग क्षेत्र के 12वें स्तर पर एक मजबूत आदमी है। उसने तुम्हें इतनी जोर से मुक्का मारा कि तुम्हारे माता पिता उसे पहचान भी नहीं पाए।
ये सही है ए लिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी ताकत के साथ मार पीट कर मर मत जाना, पछताने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। अगर तुम किस्मत वाले हो तो तुम तियानहाई शहर में मिस होंग्यू से मिल सकोगे। इस छोटे से परिवार में ज्यादातर लोग बहुत सीधे सादे हैं और लिंग जियाओ भी बहुत मेहनत करता है। वे इसे उनकी आंखों में देखते हैं और स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते कि लिंग जियाओ इस तरह मर जाए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं वास्तव में बहुत मजबूत हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और फिर इस कदम को स्वीकार करने के लिए एक रुख अपनाया। किन्हू मूल रूप से सिर्फ लिंग जियो को डराना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि यह बेवकूफ वास्तव में इस कदम को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। वह असहाय होकर आहें भरने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे अपनी शक्ति का केवल 30% ही प्रयोग करना चाहिए और किसी को भी नहीं मारना चाहिए। ये सोचते हुए उसने भयानक ऊर्जा के साथ मुंह के मारे, जिससे हवा में ध्वनि धमाके होने लगे। टकराना, यह मुक्का लिंग जियाओ की छाती पर जोर से लगा। लिंग जियो ने न तो छुपाया और न ही रोका, उसने बस इसे ले लिया। कोई बात नहीं, फिर आना। लिंग जियो ने मजबूत मांसपेशियों को थपथपाया और कहा, तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे अंकल टाइगर की शक्ति का केवल 30% ही था। अगली बार मैं अपनी 70% शक्ति का उपयोग करूंगा। अगर तुम डर रहे हो तो बस जल्दी से हार मान लो। किन्हू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, डर नहीं। ठीक है, तो पकड़ो इसे। एक और मुक्का निकला, जैसे कोई बाघ पहाड़ से निकल रहा हो, और बाघ की भयानक दहाड़ हवा में गूंज उठी। किन्हू के करीबी कई लोग इतने डर गए कि वे दूर छिप गए। हालांकि लिंग जियो को इस मुक्के से चोट लगी, लेकिन वह केवल 3 कदम पीछे हटा, उसके मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इन शक्तियों का सामना करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रहा है। अन्यथा पलटाव का बल किन्हू को घायल कर देगा, लेकिन यह महज एक मामूली चोट है जिसे महत्वहीन ही कहा जा सकता है। 10 सफल शक्तियां टाइगर गर्जन स्वर्ग मुट्ठी। किन्हू ने अंततः लिंग जियो के बारे में कुछ अजीब बात नोटिस की और आखिरी मुक्का मारते हुए उसने सीधे अपनी 10 शक्तियों का इस्तेमाल करके एक भयंकर बाघ में तब्दील हो गया और अपने खून की सारी शक्ति का इस्तेमाल लिंग जियो की छाती पर वार करने के लिए किया। टकराना, लिंग जियो को सीधे विस्फोट से उड़ा दिया गया और फिर वह दर्जनों मीटर दूर एक दीवार से टकराया और फिर धीरे धीरे रुक गया। पफुट, बहुत हो गया। लिंग जियो ने मुंह में खून थूका और जोर से हंसा। टाइगर अंकल, मैंने आपको अभी 3 बार मुक्का मारा है, क्या ये ठीक है? वह गंभीर लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसे मामूली आंतरिक चोटें ही थीं। किन्हू की ताकत के कारण वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो सका। बेशक किन्हू ने अपनी सबसे मजबूत चालें नहीं चली। आखिरकार वह लिंग जियाओ को मारना नहीं चाहता था। तुम आदमी। किन्हू काफी देर तक स्तब्ध रहा और अंत में अपना सिर हिलाकर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बस इतना ही। अगर आप लिटिल होंग्यू को ले जाना चाहते हैं तो उसे ले जाएं, मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वह थोड़ी भी घायल हुई तो मैं आपसे हिसाब चुकता कर दूंगा। धन्यवाद अंकल टाइगर। लिंग जियो ने जल्दी से अपना हाथ उसके हवाले कर दिया और उसे धन्यवाद दिया। आप जो करते हैं उसके लिए धन्यवाद, यह आपका काम है। किन्हू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं अभी आपका सामान पैक करने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। ए लिंग, क्या तुम सचमुच ठीक हो? ए लिंग, क्या आपकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई है? क्या आपकी ताकत वापस आ गई है? किन्हू के जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने सभी प्रकार के प्रश्न पूछे और वे सभी बहुत उत्साहित दिखे। मुझे लगा कि मैंने एक तुच्छ और निकम्मे बच्चे को बचा लिया है, लेकिन मात्र 10 दिनों में मैं एक मास्टर बन गया। उनकी राय में जो कोई भी किन्हू के 3 घूंसे झेल सकता है और फिर भी पूरी तरह से ठीक रहता है, वह एक शीर्ष मास्टर है। छोटे परिवार में ऐसे स्वामी प्रायः नहीं दिखते। कुछ देर तक सभी के साथ बातचीत करने के बाद किन्हू उपहार और एक बख्तरबंद जानवर लेकर आया। बख्तरबंद जानवर परिवहन का एक बहुत ही आम साधन है। ये घोंघे का बड़ा संस्करण जैसा दिखता है, लेकिन ये घोंघे से कहीं अधिक तेज है। इसकी पीठ पर मौजूद कठोर खोल को आमतौर पर लोगों या सामान को ढोने वाली गाड़ी में बदल दिया जाता है। इसकी रक्षा बहुत मजबूत है, इसलिए आमतौर पर कुछ पैसे वाला परिवार परिवहन के साधन के रूप में इस तरह के बख्तरबंद जानवर खरीद लेता है। लिंग जियो को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन परेशानी से बचने के लिए उसने मना नहीं किया। जब तक वह निर्जन स्थान पर नहीं पहुंच गया, उसने बख्तरबंद जानवर को वहां नहीं रखा। बड़े भाई, क्या हमें अब उस बड़े आदमी की जरूरत नहीं है? होंग्यू ने असमंजस में पूछा। आओ होंग्यू, अपने भाई के कंधे पर बैठो।
तुम्हें बाद में कसकर पकड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई उड़ने वाला है। लिंग जियो हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे प्रकाश के 2 पंख फैल गए। वाह, कितने सुंदर पंख हैं, बड़े भाई आप तो बहुत शानदार हैं। होंग यू मूल रूप से बहुत छोटा और प्यारा था और लिंग जियो के कंधे पर बैठने में कोई समस्या नहीं थी। लिंग जियो ने अपने पंख फड़फड़ाए, हवा में उड़ गया और तियानहाई शहर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने यिन यांग दानव राजा की चेहरा बदलने की तकनीक का उपयोग करके अपना चेहरा पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति में बदल लिया। ये सिर्फ चेहरा बदलने की बात नहीं है, बल्कि आभा भी पूरी तरह बदल गई है। यहाँ तक कि प्रकाश के पंख भी भूरे और सफेद हो गए हैं, जो पहले से अलग है। उन्होंने ऐसा दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए किया। स्वर्गीय दानव पंथ के 73 योद्धाओं द्वारा घेर लिए जाने और मारे जाने की घटना आज भी उनके मन में जीवंत है। मेरा मानना है कि स्वर्गीय दानव पंथ उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अपना रूप बदलने का फैसला करने से उसे सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। और वो किनवांग नाम का एक लड़का भी है, जो भूमिगत दुनिया से भाग गया होगा। अगर उसे पता होता कि वह अभी भी जीवित है, तो वह निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम उठाता। लिंग जियो अपना चेहरा बदलकर अस्थायी रूप से अपनी पहचान छिपाना चाहता था और कुछ शक्तिशाली दुश्मनों के खुले और गुप्त तीरों से बचना चाहता था। जहां तक आपकी असली पहचान को छिपाने की बात है, तो आइए इसे जितनी देर तक संभव हो छिपाएं। उसे कुछ समय देने से उसकी साधना में सुधार जारी रहेगा, जिससे वह कई खतरों से बच सकेगा। भाई, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। ये बहुत साधारण है और इसमें कोई विशेषता नहीं है। हर किसी को सुंदरता से प्रेम होता है, यहाँ तक कि छोटी होंगियों भी इसका अपवाद नहीं है। उनका नया चेहरा एक मानक सार्वजनिक चेहरा है। न तो वह बदसूरत था और न ही सुंदर, भीड़ में वह कभी भी किसी का ध्यान नहीं खींचता था। इसकी गंध भी उतनी ही साधारण और निरर्थक है। इस मामले में इसे छिपाना स्पष्टतः आसान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सामान्य हैं या नहीं। अगर आपने अपनी आंखों से मेरे भाई और मुझे अपना चेहरा बदलते नहीं देखा होता, तो क्या आप जान पाते कि यह मैं ही था? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप नहीं बता सकते। न केवल उसका चेहरा बदल गया है, बल्कि उसकी आवाज, आकृति और सांस भी बदल गई है। वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया है। अगर उसकी मार्शल आर्ट में कोई बदलाव होता है, तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। होंग्यू ने गंभीरता से कहा, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे पास लाल चांद की आंख है। हालांकि यह मेरी ताइची आंख जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह कई चीजों को भेद सकती है। तुम मेरे बदलते चेहरे को भी नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि मैं अभी भी बहुत सफल हूँ। लिंग जियाओ को अंततः राहत मिली। उनका मानना था कि तियानहाई शहर के रास्ते में स्वर्गीय दानव संप्रदाय, जल मंदिर और यहाँ तक कि शाही परिवार के स्वामी भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। अब वह इन बेकार की लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। ये व्हाइट टाइगर सोसाइटी का अंतिम चयन है। वास्तव में, इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह अंतिम चयन केवल कार्डों का फेरबदल है। तियानहाई के 4 कुलीनों को छोड़कर सभी पिछले उम्मीदवार योद्धाओं का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। लेकिन कोई भी तियानहाई साम्राज्य के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तियानहाई साम्राज्य के शाही परिवार की ताकत बहुत शक्तिशाली है। शाही महल से सटा तियानहाई शहर एक विशाल अखाड़ा है। सप्ताह के दिनों में यह एक ऐसी जगह है जहां योद्धा मार्शल आर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। न केवल उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, बल्कि वे मार्शल आर्ट का अभ्यास भी कर सकते हैं। आज यहाँ का माहौल कुछ अलग लग रहा है। मैदान के चारों ओर बड़ी संख्या में दर्शक एकत्रित हुए, जिनमें से कई युवा थे, और युद्ध में भाग लेने की तैयारी करते हुए अखाड़े में युवा प्रतिभाशाली योद्धाओं का एक समूह खड़ा था। इनमें से सबसे बुजुर्ग की उम्र 30 साल से अधिक नहीं है। ये लोग तियानहाई साम्राज्य और उसके संबद्ध देशों के युवा प्रतिभाशाली लोग हैं। वे व्हाइट टाइगर क्लब की चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। तियानहाई के 4 नायकों के अलावा 11 लोग भाग्यशाली बनेंगे और व्हाइट टाइगर महाद्वीप की तटस्थ भूमि 10,000 थंडर्स की भूमि पर व्हाइट टाइगर मीटिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे। इतने दिनों की लगातार चर्चाओं और विभिन्न परिवर्तनों के बाद व्हाइट टाइगर सम्मेलन ने अंतिम निर्णय लिया कि चारों प्रमुख साम्राज्य 10-10 योद्धा भेजेंगे तथा झेंगई प्रतियोगिता के लिए 15 योद्धा भेजेगा। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स कॉन्टिनेंट, जो व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब में भाग लेने के लिए एक विशेष निमंत्रण है, में भी 5 विशेष कोटा होंगे। ये 4 महान साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय का निर्णय था,
लेकिन जब बात तियानहाई साम्राज्य की आई तो निर्णय बदल गया। तियानहाई साम्राज्य द्वारा दिया गया निर्णय है, तियानहाई साम्राज्य और ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप से कुल 15 योद्धा व्हाइट टाइगर सम्मेलन में भाग लेंगे और तियानहाई के 4 नायक उनमें से 4 पर कब्जा करेंगे। इसका कारण वास्तव में बहुत सरल है। तियानहाई साम्राज्य के शाही परिवार के विचार में ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप से केवल 1 या 2 योद्धा ही अंत में खड़े हो सकते हैं। सीधे 5 स्थान देना बेकार होगा। तियानहाई साम्राज्य के उत्कृष्ट योद्धाओं को प्रतिस्पर्धा करने देना बेहतर होगा। इसे मूलतः नियमों का उल्लंघन माना गया था, लेकिन अन्य 3 साम्राज्य और झेंगई संप्रदाय चुप रहे। आखिरकार पूर्व दिव्य फीनिक्स साम्राज्य भी तियानहाई साम्राज्य का एक जागीरदार राज्य था। वे इन 5 स्थानों को अपनी इच्छानुसार आवंटित कर सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के योद्धाओं के लिए दुख की बात है, क्योंकि उन्हें जो कोटा मिलना चाहिए था उससे उन्हें सीधे वंचित कर दिया गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कमजोर कौन बनाता है। बेशक यह विचार अंतिम चयन शुरू होने से पहले केवल 4 साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय के बीच ही प्रसारित किया गया था। अंतिम चयन के बाद क्या होगा यह अज्ञात है। इसके अतिरिक्त इस वज्रभूमि का विशेष विवरण भी दिया जाना चाहिए। हजारों गर्जनों की भूमि पूरे वर्ष भयानक गड़गड़ाहट और बिजली से ढकी रहती है, जिससे लोगों का वहां प्रवेश करना असंभव हो जाता है। हर 10 साल में हजारों वज्रों वाली इस भूमि में योद्धाओं के प्रवेश के लिए एक अंतराल खुल जाएगा। दिलचस्प बात कि इस गैप से केवल 30 साल से कम उम्र के योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस गैप से अंदर घुसता है तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। 10,000 थंडर्स की भूमि में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के अनुसार वहां हर जगह धन था और उनके पैरों के नीचे आध्यात्मिक पत्थर थे, और इसमें कई प्राचीन खंडहर हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपके पास अवसर है तो आप इससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 4 महान साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय ने 10,000 थंडर्स की भूमि के बाहर एक थंडर सिटी का निर्माण किया। ये शहर बड़ा नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य 10,000 थंडर्स की भूमि का अध्ययन करना और हर 10 साल में आयोजित होने वाले व्हाइट टाइगर सम्मेलन की तैयारी करना है। ये शहर झेंगई संप्रदाय का है, लेकिन 4 साम्राज्यों के अपने कार्यालय इसमें हैं। युवा योद्धा अभी भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि इस बार व्हाइट टाइगर स्टॉर्म सम्मेलन किस प्रकार आयोजित किया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि थंडर सिटी की ओर जाने वाले युवा योद्धाओं की सबसे बड़ी उम्मीद हजारों थंडर्स की भूमि में प्रवेश करने में सक्षम होना है। यही बात लिंग जियाओ पर भी लागू होती है। स्टेडियम में कई युवा योद्धा प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। तियानहाई साम्राज्य के शाही परिवार के अनुसार अंतिम चयन के नियम बहुत सरल हैं। कोई भी व्यक्ति जो ये नियांग दायरे के 7वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच गया है, वह मंच पर चुनौती दे सकता है। कुल 11 चैंपियन हैं। जो अंत में दृढ़ रहेगा उसे अंतिम स्थान मिलेगा। यह क्षेत्र 11 क्षेत्रों में विभाजित है जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। चैंपियन को रिकवरी के बाद चुनौतियों को स्वीकार करने का विशेषाधिकार है, लेकिन ये समय 1 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। ये भी निष्पक्षता के लिए है। आखिरकार प्रतिस्पर्धा ताकत के बारे में है और राउंड रॉबिन लड़ाइयाँ उबाऊ होती हैं। कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो चुनौती में भाग लेना चाहते हैं और कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो स्टैंड में उत्साह देखने आते हैं। आखिरकार ये लड़ाई अंतिम चयन है और अंतिम 15 लोगों का फैसला सीधे यहाँ किया जाएगा और इसमें कोई और बदलाव नहीं होगा। हालांकि इससे पहले हुए बदलावों से योद्धा थोड़े नाखुश थे, लेकिन यह समझा जा सकता है कि कुछ योद्धा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कुछ योद्धा मारे गए, और कुछ अन्य युवा योद्धा जिनका पहले चयन नहीं हुआ था ने इस अवधि के दौरान बड़ी सफलताएं हासिल की। चूंकि आप व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करना होगा। आप औसत दर्जे के लोगों को कोटा लेने की अनुमति नहीं दे सकते। आज व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब के अंतिम चयन का दिन है। नियम बहुत सरल हैं। चैंपियन को चुनौती देने के लिए आपको ये नियांग दायरे में कम से कम 7वें स्तर पर होना चाहिए। जो भी अंतिम 11 चैंपियन बनेगा उसे अंतिम योग्यता मिलेगी। अखाड़े के मंच पर जो लोग दिखाई दिए वे वास्तव में तियानहाई साम्राज्य के राजकुमार वू और राजकुमार युन थे। ये राजकुमार वू था जिसने बात की। वह समय समय पर मंच की ओर देखता रहा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कोई नहीं मिला। अब सभी 11 अखाड़े खाली हैं। कौन पहला चैंपियन बनना चाहता है? गेगी गेंगक्सिन।